नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबर लखनऊ से, जहां बीजेपी प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव का मनीष सिसोदिया पर तंज कसा है। आम आदमी पार्टी किस मुंह से 2022 विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कर रही है। कोरोना काल में यूपी बिहार के लोगों को लेकर यूपी बॉर्डर पर छोड़ दिया था, तो यूपी बिहार के मजदूरों के रहने खाने की व्यवस्था कराने का झूठा वादा किया गया। और शिक्षा और स्वास्थ्य पर मनीष सिसोदिया जी से क्या बहस करना है। नवीन श्रीवास्तव का ये कहना है, योगी सरकार के काम का डंका देश में ही नहीं विदेश में भी बजा है। तो नवीन श्रीवास्तव ने यूपी सरकार की तारीफ करते हुए मनीष सिसोदिया पर जमकर निशाना साधा। तो आम आदमी पार्टी को एक तरीके से नीचा दिखाते हुए नवीन श्रीवास्तव ने ये तमाम बातें की हैं। कोरोना संक्रमण काल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश और बिहार के 4 लाख अप्रवासी मजदूर भाई बहनों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराने की बात का आधी रात को दिल्ली बॉर्डर पर उन्हें बेसहारा छोड़ देने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाग लेना चाहती है। किस मुंह से लेना चाहती है तो वही बेहतर समझेंगे। मनीष सिसोदिया आज लखनऊ में थे। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा पर चर्चा करना चाहते हैं। सिसोदिया जी, कोरोना संक्रमण काल में आपकी दिल्ली की सरकार ने जिस प्रकार से कोरोना मरीजों के साथ व्यवहार किया, उस पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी आपको लताड़ लगाई है। जबकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने जो काम किया है उसकी तारीफ WHO तक ने की है। रही बात शिक्षा की, तो सिसोदिया जी, आपको यह बताना चाहिए कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्यों धीरे धीरे घटती जा रही है। क्यों सरकारी स्कूलों में अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की कमी है। क्यों सरकारी स्कूलों में कमरों की कमी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 2 करोड़ जितनी दिल्ली की आबादी है उतने प्राथमिक स्कूल के बच्चों को जिस प्रकार से स्वेटर, वस्त्र, जूता मोजा और बैग देने का काम किया है। कोरोना संक्रमण काल की शुरुआत। तो इटावा से खबर है, जहां पर एसएसपी आकाश तोमर ने बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन किया है। पुलिस लाइन में बनाया गया है ये बैडमिंटन कोर्ट, आधुनिक सुविधाओं से युक्त है बैडमिंटन कोर्ट। आम जनता भी कोर्ट पे खेल सकेगी बैडमिंटन। तो पुलिस कर्मियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। एसएसपी का ऐसा कहना है, आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा बैडमिंटन कोर्ट और तमाम लोगों को खेलने की इजाजत दी जाएगी। आम जनता भी कोर्ट में खेल सकेंगे और ये बैडमिंटन कोर्ट तैयार किया जा रहा है। तो पुलिसकर्मियों की कार्य क्षमता में वृद्धि लाने के लिए एसएसपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एसएसपी आकाश तोमर ने बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन किया है। आज इटावा रिजर्व पुलिस लाइंस में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया है। इसमें एक बैडमिंटन कोर्ट है जिसकी जो टर्फ है वो बॉम्बे से हम लोगों ने स्पेशली मंगवाई है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। और लाइट्स भी हम लोगों ने लगाई है इस प्रकार से कि प्रोफेशनल क्वालिटी का जो इंडोर बैडमिंटन कोर्ट और टेबल टेनिस का यहाँ पर इंतज़ाम हो गया है रिजर्व पुलिस लाइंस में रहने वाले सभी लोगों के लिए। और बाहर से भी जो प्लेयर्स हैं उनको भी हम आमंत्रित करेंगे। इसी के क्रम में काफ़ी चीज़ों का उद्घाटन हमारे द्वारा किया जा रहा है, स्पोर्ट्स का, जिम का, गेस्ट हाउसेस का। तो उसी का अनुरक्षण जो है, मेंटेनेंस और नई चीज़ें जो बनाई जा रही हैं उसी के क्रम में इनका किया गया है। इसमें एसपी देहात साहब ने विशेष व्यक्तिगत रुचि लेकर इसमें देखा कि कौन कौन से अच्छी क्वालिटी के मटेरियल सही प्राइस में आ जाएं। आज इटावा तो उन्नाव में कड़ाके की ठंड के बीच सफीपुर नगर पंचायत के जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई है। सफीपुर में न तो अलाव की व्यवस्था की गई है और न ही रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। यहाँ एक रैन बसेरा तो है लेकिन कागजों में। दूसरी ओर जब न्यूज़ वन इंडिया की टीम स्वच्छता मिशन की हकीकत की पड़ताल करने नगर पंचायत ऑफिस पहुंची, तो यहाँ ऑफिस के बाहर बने सामुदायिक शौचालय में ताला लटका मिला। नगर पंचायत की लापरवाही पर यहाँ के स्थानीय निवासियों का क्या कहना है, ये भी सुनिए। ये ऊपर जो है रैन बसेरा का बोर्ड लगा है जी, ताला बंद है। तो ये तो हमेशा बंद रहता है, कभी कभी खुल जाता है, अधिकारी आते हैं, भाई बंद रहता है। कै बजे बंद हो जाता है? कभी 3, कभी 2, कभी 4, कभी कुछ टाइमिंग नहीं इसकी भैया है। अच्छा, ये बताइए, अभी तक सर्दी इतनी पड़ रही है, अलाव की क्या व्यवस्था है? लुप्त है यहाँ पे अलाव, दिखाई नहीं पड़ता कहीं अलाव है। कभी अलाव हुआ करता था, अब इस टाइम तो कोई अलाव दिख नहीं रहा। ये ऊपर जो है रैन बसेरा का बोर्ड लगा है जी, ताला बंद है। तो ये तो हमेशा बंद नहीं रहते हैं सभी में। अच्छा, ये कै का बोर्ड लगा है जी जी, ताला बंद है जी। क्या कहिएगा, कभी खुलता है? हमने तो भाई खुले हुए नहीं देखा है, हमने खुला हुआ नहीं देखा है। कै बजे बंद हो जाता है?
अब जिस समय ऑफिस बंद होता है उसी समय ये भी गेट में ताला बंद हो जाता है, उसमें क्या है? अभी खुलता है, बंद ही नहीं, खुलता नहीं। और ये सर शौचालय में भी, सामुदायिक शौचालय में भी ताला लगा है, हाँ ताला लगा। कभी खुलता है ये? अब यही के लोग जाते होंगे, कार्यालय के लोग, तो खुला जाता होगा। तो बरेली के आंवला में शुभम ज्वेलर्स की दुकान पर छापा पड़ा है और आयकर विभाग ने शुभम ज्वेलर्स की दुकान पर छापा मारा है। तो आयकर विभाग की टीम देखकर मौके से फरार हो गया। शुभम ज्वेलर्स का जो वहां पर कार्यकर्ता था वो वहां से फरार हो गया। इनकम टैक्स की टीम जब जांच पड़ताल करने के लिए वहां पर पहुंची तो वहां जो कर्मी मौजूद थे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो टीम छापा मारने के लिए गई हुई थी उनको देखते ही वहां से फरार हो गए। बरेली की ये खबर, आयकर विभाग ने शुभम ज्वेलर्स की दुकान पर छापेमारी की। आयकर विभाग की टीम को देखते ही मौके से शुभम ज्वेलर्स की तरफ से जो कर्मचारी बताए जा रहे थे वो फरार हो गए। खबर कानपुर से, जहां पर बिकरू कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। एसआईटी जांच में दोषी पाए गए 11 सीओ विकास दुबे और उसके रिश्तेदारों के लाइसेंस बनवाने में साठगांठ का आरोप लगा है। तो एसआईटी की रिपोर्ट के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई, जिसके बाद बिकरू कांड मामले में एसपी ग्रामीण की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक एसपी ग्रामीण को दबिश की जानकारी पहले से ही थी। तो एसआईटी जांच में ये नया खुलासा देखने को मिला है। आधी अधूरी तैयारी से दबिश दी गई थी। तो रिपोर्ट के मुताबिक एसपी ग्रामीण को दबिश की जानकारी पहले से थी। इसी वजह से कहा जा रहा है कि विकास दुबे को इस चीज की जानकारी मिल गई थी, जिस वजह से पुलिस पर उस दौरान ये अटैक किया गया था। इस पर अधिक जानकारी के लिए रमन गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रमन, आपसे जानकारी चाहेंगे कि बिकरू कांड में नया खुलासा आया है, तो क्या कुछ अपडेट है इस पूरे खुलासे को लेकर के? जी, आपको बता दें कि जैसे जैसे एसआईटी की रिपोर्ट आगे बढ़ रही है उसमें कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब करीबन जो सीओ थे 16 सीओ को उसमें मुलजिम बनाया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। और सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ है, जो एसपी ग्रामीण थे यहाँ पर, उनको पहले ही सूचना दी गई थी, उसको भी एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में मेंशन किया है। लगातार जो विकास दुबे और पुलिस का तालमेल था जिसकी वजह से इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, अब एसआईटी हर बिंदुओं पर जांच कर रही है और जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उसको इस पूरे मामले में अपराधी बनाया जाए, आरोपी बनाया जा रहा है। ठीक है रमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मेरठ में बदमाशों ने बुजुर्ग को गोली मारी है। लूट की वारदात को अंजाम देने गए थे बदमाश और इस दौरान बुजुर्ग को बदमाशों ने गोली मार दी। तो 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मवाना तहसील के गणेशपुर गांव की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर लूट की घटना को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने बुजुर्ग पर गोली चला दी। तो वो तस्वीर भी हम आपको मेरठ से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस बुजुर्ग पर गोली चलाई गई और इस बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई हैं। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में मंडलायुक्त अनिल कुमार सागर ने दौरा किया। इस दौरान डीएम दीपक मीणा, सीडीओ पुलकित गर्ग, सीएमओ इंद्रजीत विश्वकर्मा, एसडीएम त्रिभुवन समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मंडला आयुक्त ने नवीन मंडी, सीएचसी सरसिया और निर्माणाधीन फायर सर्विस स्टेशन का निरीक्षण भी किया है। इस दौरान उन्होंने सिरसिया गांव में चौपाल लगाया। चौपाल के दौरान मंडला आयुक्त ने कहा कि प्रदेश में अभियान चल रहा है, 2 महीनों के अंदर विरासत करने का लक्ष्य है। एक प्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा है जो अविवादित विरासतें हैं उनको दर्ज करने का। ये माना गया था कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनकी विरासत किसी कारण से दर्ज नहीं हो पाई है। इसके लिए 2 महीने का अभियान चलाकर ये सुनिश्चित किया जाना है कि ऐसी सभी विरासतें समय से दर्ज हो जाएं। तो 2 महीने का अभियान है, इसमें ये काम करना है। आज इस गांव में 3 दिन से ये काम हो रहा था। ये पाया गया है कि लगभग 44 लोग ऐसे थे जिनकी डेथ हो गई है, जिसमें से 15 की आज तक विरासत हो चुकी है। 29 अब मामले अभी बाकी हैं।
निर्देश ये दिए गए हैं कि बाकियों के भी जितने भी वारिस हैं उनका पता लगा लिया जाए, उनकी विरासतें। खबर बुलंदशहर से, जहां किराए के विवाद में इमारत के मालिक ने इमारत में स्थित बैंक में ताला जड़ दिया। बैंक में ताला पड़ा देख बैंक उपभोक्ताओं की सांसें फूल गई। हालांकि मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने बैंक का ताला खुलवाया। बैंक मैनेजर ने इमारत के मालिक के खिलाफ थाने में तहरीर दी। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित आंध्रा बैंक का ये पूरा मामला है। तो उन्नाव में पालिका अध्यक्ष इजहार खान का एक और नेक काम देखने को मिला है। पालिका अध्यक्ष ने अपने हाथों से रैन बसेरे में राहगीरों के लिए बिस्तर लगाए हैं। तो घंटों तक रैन बसेरे में अपनी टीम के साथ राहगीरों के लिए बिस्तर लगाने का काम किया है पालिका अध्यक्ष ने। सिद्धार्थनगर के भवानीगंज थाना क्षेत्र में 3 तलाक का एक मामला सामने आया, जिसको लेकर पीड़िता ने भवानीगंज थाने में तहरीर देकर न्याय की मांग की है। 3 तलाक के इस मामले को लेकर पीड़िता ने बताया कि 2006 में मेरा निकाह फराज अहमद से हुआ, जिसके कुछ दिन बाद से दहेज की मांग को लेकर मुझे जमकर मारा पीटा जाने लगा। लगातार बढ़ती मांगों की वजह से मेरे भाई ने इनकी मांगों को पूरा करना बंद कर दिया, जिसके बाद कई बार मुझे जमकर पीटा गया। वहीं इस मामले को लेकर डुमरियागंज सर्कल के क्षेत्र अधिकारी ने बताया है कि इस मामले की शिकायत महिला ने की है। मेरठ में बदमाशों ने अधेड़ को गोली मारी है। लूट की घटना को अंजाम देने आए थे 2 बदमाश। गोली लगने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना हस्तिनापुर क्षेत्र के गणेशपुर की घटना बताई जा रही है। बदमाशों की गोली मारने के बाद बुजुर्ग को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है और साथ ही हम आपको बताते हैं कि बुजुर्ग की इस वक्त हालत गंभीर बनी हुई है, काफी चोटें आई है बुजुर्ग को। तो मेरठ से ये खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर लूट की घटना को अंजाम देने आए थे बदमाश, जिस दौरान बदमाशों ने बुजुर्ग पर गोली चला दी। तो गोली लगने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और इस वक्त उसकी स्थिति में सुधार नहीं है, अब भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। थाना हस्तिनापुर क्षेत्र के गांव गणेशपुर की घटना बताई जा रही है। गोली चली है आगे। कहाँ? ये तो चली गोली। तुम क्या कर रहे थे? एलसीडी देख रहे थे, तो बैठे करवटिया आता मैंने। कितने आदमी थे गोली चलाने वाले? 2। कितनी गोली चली? 2 गोली चली। अच्छा, पुलिस में तहरीर वहरीर दिया आपने? अभी कुछ नहीं दिया जी, अभी देना चल। झांसी के मऊरानीपुर तहसील में चोरों का दबदबा जोरों पर है। उन्हें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है, जिसके चलते चोर खुलेआम चोरियों का अंजाम दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि परीक्षा देने जा रहे छात्र से 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया। मोबाइल चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो झांसी से ये खबर, जहां पर चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। बाइक सवार चोरों ने मोबाइल छीनकर हाथ साफ करने का काम किया है। दरअसल एक छात्रा अपने कॉलेज की तरफ जब जा रहा था, उस दौरान उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। उसके साथ लूटपाट की गई और उसके पास से मोबाइल चोरी कर लिया गया। सर, यहाँ पे मैं पेपर देने आ रहा था गांव से, तो सरकारी अस्पताल के पास में मतलब एक लड़का आया विकलांग, तो उसने मुझसे मोबाइल मांगा। बोला कि मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है और सरकारी अस्पताल में भर्ती है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने सर आपके पास मोबाइल नहीं है? तो बोल रहा है कि मेरे पास है नहीं। मैं ठीक है, मैं दे दिया। मैं आपको किस काम के लिए, मतलब क्या करना है मोबाइल का? मैं बात करूँगा, पैसे मंगाने हैं, बीवी का ऑपरेशन हुआ है। मैंने मोबाइल दे दिया। उसके बाद वो बात करता रहा कम से कम 2-3 मिनट। 2-3 मिनट उसने बात की। उसके बाद कोई और लड़का आया उसके साथ में, तो वो मुझसे बोला कि इसकी वाइफ की तबीयत ख़राब है और आपने मोबाइल दे दिया इसे? मैंने कहा हाँ दे दिया। उसके बाद उसकी बात में बिज गया, मतलब उसकी बात में बिजी हो गया थोड़ा, तो वो इस तरफ आ गया। ठीक है, जो लवली फोटो स्टूडियो है ना सरकारी अस्पताल के इधर, तो साइड में गाड़ी लगा रखी थी उन्होंने। उस गाड़ी में बैठ के वो मोबाइल लेके निकल गया। तो फर्रुखाबाद में ट्रैक्टर की चपेट में आकर 3 लोग घायल हो गए। घायलों में महिला कांस्टेबल भी शामिल बताई जा रही है। घायलों को सीएचसी कयामगंज में भर्ती कराया गया है। फर्रुखाबाद की खबर, जहां पर
कई लोग घायल बताए जा रहे हैं हादसे में। तो घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में एक महिला पुलिस कांस्टेबल भी बताई जा रही है। कहाँ तैनात है आप? कंपनी थाना। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? लोहिया। तो एक्सीडेंट आपका कहाँ हुआ, कैसे क्या हुआ? और ज़्यादा हुआ एक्सीडेंट, ट्रैक्टर वाले ने साइड आप यहाँ अस्पताल पाए से आए? बाइक से जा रहे। गाड़ी लेके आया कोई, बुला के लाया? क्या यहाँ तक कैसे आए आप? यहाँ बाइक यहाँ फंसे, वहाँ से एक प्राइवेट गाड़ी थी, उन्होंने गाड़ी में बिठा के अपने यहाँ लाए। फर्रुखाबाद में मामूली विवाद को लेकर युवक पर फायरिंग कर दी गई। तो फायरिंग में युवक के हाथ में गोली लगी। खेत में पाइप डालने को लेकर के विवाद हुआ था। घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कायमगंज क्षेत्र के पैथना खुर्द गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहाँ समर करवाई थी। समर करवाने के बाद उनके जो आज जिसने गोली मारी है उसके खेत में पाइपलाइन डाल दी। किसे? हमें ये गोरेलाल ने गोरेलाल ने पाइपलाइन डाल दी। तो वहाँ ये आलोक जिसने गोली मारी है उसने ये राजेंद्र सिपाही दरोगा जी है उनको ले जाके उखड़वा दी। पाइपलाइन उखड़वा दी। तो हमने चला उन्हें उखड़ा दी तो कोई बात नहीं, ना डले हैं। तो पाइपलाइन जो उखाड़ के अपने घर ले चली गई। तो उनसे पूछे अब हमारी पाइपलाइन जो तुम्हें उखाड़ी वो हमारी दे दो। इसी बात पे इनसे कुछ कासुनी होने लगी। बस उसने एक दो तीन लोग थे तो गोविंद ने कहा मार दो गोली। जो वो आलोक लड़का था उसने गोली मार दी। वहाँ समर करवाई थी। समर करवाने के बाद वहाँ उनके जो आज जिसने गोली मारी है उसके खेत में पाइपलाइन डाल दी। किसने? हमें ये गोरेलाल ने पाइपलाइन डाल दी। तो बुलंदशहर में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। 7 दिसंबर को हत्या की गई थी जिसका खुलासा पुलिस ने किया है। दरअसल बता दें कि 7 दिसंबर को हुई थी आरा मशीन संचालक की हत्या और पैसों के लिए इस हत्या को अंजाम दिया गया था। तो आरा मशीन संचालक की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है और पुलिस ने 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। थाना रामघाट इलाके के जरगवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दिनांक 7 दिसंबर को शिव कुमार शर्मा जो 65 वर्ष जिनकी उम्र थी, एक आरा मशीन किराए पे लेके 15,000 रुपये महीने की किराएदारी पे आरा मशीन चलाते थे। जब जरगवा गांव है थाना रामघाट में, और उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हुई थी। सिर पर चोट के निशान थे और इस अभियोग में किसी से उनकी कोई ऐसी रंजिश नहीं थी और न ही कोई अन्य किस्म की कोई आपराधिक घटना लूटपाट से संबंधित प्रतीत हो रही थी। फिलहाल स्थानीय पुलिस के द्वारा काफ़ी प्रयास करके अभियोग का अनावरण किया गया। इस अभियोग में कुल 3 अभियुक्त प्रकाश में आए। नंबर 1 सुभाष, जो मृतक का अत्यंत करीबी था और मृतक का चूँकि अपने परिवार के साथ तालमेल संबंध अच्छा नहीं था, तो जो भी आमदनी होती थी वो सारे पैसे सुभाष के पास जमा करता था और सुभाष उन पैसों को एक कमेटी में लगाता था। कमेटी 25 दिसंबर को खुलना था, पैसा मिलना था, ऐसा मृतक को शिव कुमार को बताया गया था। लेकिन जो इनका करीबी सुभाष था जिसने पैसे लगाए थे, उसने मार्च महीने में ही वो सारे पैसे निकाल लिए थे। तो सुभाष के मन में एक आशंका ये लगातार चल रही थी कि जब उसे इस बात की जानकारी होगी तो संबंध खराब होंगे और वो पैसों की मांग करेगा। दूसरा जो अभियुक्त प्रकाश में आया है वो अरविंद है, जो इस आरा मशीन के मूल मालिक हैं। उनके साले का लड़का है, पहले यही इस आरा मशीन को चलाता था, लेकिन इसके चाल चलन आचरण से क्षुब्ध होकर के आरा मालिक ने इससे लेकर के और मृतक शिव कुमार को आरा मशीन चलाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।